चलो, यहाँ से आज हमारा आज का 5वां क्लास शुरू करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है न्यू कंजर्वेटिज्म। इसके बाद एक और स्लाइड देखने वाले हैं, और वो है रिवोल्यूशनरीज। सो लेट मी शो यू फर्स्ट, इट इज इन द टेक्स्ट बुक वेयर इट इज ये वाला। यस्टरडे वी स्टडीड अबाउट दिस, व्हाट इज लिबरल नेशनलिज्म, ये कल देख चुके हैं, और आज देखेंगे ये दो टॉपिक। न्यू कंजर्वेटिज्म, ये क्या होता है न्यू कंजर्वेटिज्म, और उसके बाद एक दूसरा छोटा टॉपिक है द रिवोल्यूशनरीज। ये दो टॉपिक आज हम खत्म करेंगे, फिर बाकी ये कल से देखना है। सो लेट्स सी न्यू कंजर्वेटिज्म। व्हाट इज कंजर्वेटिज्म? कल हमने एक वर्ड देखे थे, लिबरल। याद होगा सभी को, हमारा कल का वर्ड था लिबरल। लिबरल मतलब ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड जिसको बोलते हैं। और ये वर्ड है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म मतलब पुरानी सोच वाले, नैरो माइंडेड। तो यहाँ पे जब हम कंजर्वेटिज्म की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम की। कंजर्वेटिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन आने के पहले जो सिस्टम फ्रांस में था, मतलब मोनार्की, थर्ड स्टेट, क्लर्जी, कॉमनर्स, नोबिलिटी, ओल्ड रिजीम। याद होगा सबको व्हाट इज ओल्ड रिजीम, लास्ट ईयर 9th में पढ़े थे। ये ओल्ड रिजीम, ये सब कंजर्वेटिव्स है, ओल्ड तरीके के नैरो माइंडेड लोग हैं। लेकिन अभी न्यू कंजर्वेटिज्म आया। अभी न्यू ओल्ड कंजर्वेटिज्म और न्यू कंजर्वेटिज्म, इसके बीच में क्या था? इसके बीच में थोड़ी देर के लिए आया लिबरलिज्म। ओल्ड और न्यू के बीच में आ गया लिबरलिज्म, जिसके बारे में हमने कल देखे। तो ओल्ड कंजर्वेटिज्म मतलब यहाँ पे तुम सीधा सीधा उसको समझ लो, ये एक मोनार्की था, और नेपोलियन ने आने के बाद मोनार्की में काफी चेंज किया। और नेपोलियन के आने के लिए रॉबेस्पियर था। रॉबेस्पियर के बाद एक डायरेक्टरी गवर्नमेंट आई, कुछ समय के लिए काइंड ऑफ रिपब्लिक, काइंड ऑफ डेमोक्रेसी आ गई थी। तो आज हम देखेंगे न्यू कंजर्वेटिज्म। आई होप तुम लोग को समझ में गया कंजर्वेटिज्म मतलब क्या है। ओल्ड और न्यू को छोड़ दो, कंजर्वेटिज्म मतलब ओल्ड स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे हम उसका मतलब लेंगे ओल्ड स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट, पुरानी सोच। अब पुरानी सोच को दोबारा लाया गया, नई बना के, मतलब पुरानी सोच ही दोबारा लाई गई, लेकिन उसमें तो अपग्रेडेड वर्जन था वो। मान के चलो, तुम लोग पहले विंडोज 7 यूज करते थे, बाद में विंडोज 10 यूज करना चालू किए, लेकिन विंडोज 10 तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तुमने वापस विंडोज 7 ही यूज करना चालू कर दिए। लेकिन विंडोज 7 में तुम ऑफिस 7 यूज करते थे, लेकिन अब उसमें विंडोज 7 में ऑफिस 10 यूज कर रहे हो। चलो जो भी, इतना टेक्निकल नहीं जाते। अभी न्यू कंजर्वेटिज्म क्या थी मैंने पहले बता दिया। किंग, फ्रेंच किंग लुई द 16th, लुई द 16, इसका एंड कर दिया गया, बुर्बन डायनेस्टी का था। इसके बाद आई फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसके बाद आया मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर के बाद कौन आया? डायरेक्टरी गवर्नमेंट। और डायरेक्टरी गवर्नमेंट के बाद आया नेपोलियन। और ये सब पुराने सिस्टम से अलग थे। अब नेपोलियन ने भले ही वापस मोनार्की लेके आ गया, लेकिन नेपोलियन ने कॉपी पेस्ट नहीं किया पुरानी मोनार्की एग्जैक्टली यहाँ से कॉपी करके अपने समय में पेस्ट नहीं किया। उसने मोनार्की को अपने सिस्टम से पूरा मॉडिफाई कर दिया, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिसको मतलब कस्टमाइज्ड। कई लोग, हम लोग बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, जैसी मार्केट में आई थी वैसी खरीदते हैं, फिर बाद में उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, अपने नीड के हिसाब से चेंज करते हैं। तो नेपोलियन ने भी मोनार्की ला तो लिया, लेकिन पूरी तरह उसको मॉडर्नाइज कर दिया, कस्टमाइज कर दिया अपने नीड्स के हिसाब से। और बाद में जब 1815 में नेपोलियन हार गया, तो पुराने जो मोनार्किस्ट थे वो वापस पावर में आ गए। अब इन्होंने पुराना कंजर्वेटिज्म नहीं लाया, इन्होंने नया कंजर्वेटिज्म लाया। अब ये नया कंजर्वेटिज्म क्या था, वही हमको यहाँ पे देखना है। बैटल ऑफ वाटरलू, नेपोलियन was finally defeated, which was done in 1815। 1815 में जो वाटरलू की लड़ाई हुई थी, उसमें नेपोलियन फाइनली हार गया। किसने हराया नेपोलियन को? वेलिंगटन नाम का एक कमांडर था, जो कि इंग्लैंड से था।
लेकिन साथ ही साथ नेपोलियन को 4 लोगों ने, 4 देशों ने मिलकर हराया। इंग्लैंड, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, ये 4 किंगडम्स ने मिलकर नेपोलियन को 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हरा दिए। इसके बाद नेपोलियन पूरी तरह हार गया। उसके बाद उसको जेल में डाल दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। उसके बाद उसकी नेचुरल डेथ हो गई। क्या हुआ नेपोलियन के डेथ के बाद? अच्छा, मुझे ये हटाना पड़ेगा, विजिबिलिटी प्रॉब्लम आ रहा है, तो लेट मी इरेज दिस। सर कौन सी 4 कंट्रियों ने किया था, प्लीज रिपीट कर देना। सॉरी, रिपीट, जोर से बोलो। कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? Which 4 countries defeated sir Napoleon? इट वॉज अ कन्फेडरेशन ऑफ 4 कंट्रीज। नेपोलियन को किसने हराया? तो 4 कंट्रीज थे। सबसे पहले हम उसमें नाम लिखेंगे इंग्लैंड, इसके बाद लिखेंगे रशिया, ऐसा नहीं 1 2 3 ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा है प्रशिया, किंगडम ऑफ प्रशिया, एंड फोर्थ ऑस्ट्रिया। ये 4 कंट्रीज ने मिलके नेपोलियन को हराया। अकेले हरा ही नहीं पा रहे थे नेपोलियन को, चारों ने मिला। और इनका जो कमांडर था दैट वाज अ ब्रिटिश पर्सन, दैट इज बाकी नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वेलिंगटन, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। इसके लीडरशिप में ये सारे लोगों ने मिलकर हराई। ये लड़ाई आपस में हम डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन फिर कभी देखेंगे। अभी बैटल ऑफ वाटरलू को डिटेल में नहीं देखते, क्या स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक हुई थी, क्या टैक्टिकल एडवांटेज थे इन लोगों के पास, वो हम अभी नहीं देखेंगे। तो नेपोलियन फाइनली 1815 में हार गया। पावर में कब आया था नेपोलियन? 1804 में उसने आपको एक्चुअली राजा डिक्लेयर किया था, लेकिन उसकी धमक कब से चल रही थी, मतलब उसकी मर्जी कब से चल रही थी? समवेयर अराउंड 1798 से। वो फ्रांस का एक पावरफुल मिलिट्री कमांडर था तो मिलिट्री कमांडर, लेकिन एकदम सत्ता में उसका दबदबा चलता था। और इतना दबदबा चलता था कि 1804 आते आते खुद को ही राजा डिक्लेयर कर दिया। और 1804 से लेके 1815 तक फ्रांस में रूल किया। और इन पीरियड में, तकरीबन 11 साल में, उसने ऑलमोस्ट पूरे यूरोप को रौंद दिया, ज़्यादातर कंट्रीज में अटैक किया। कुछ एरियाज को डायरेक्ट अपने कंट्रोल में लेके आके फ्रांस के साथ जोड़ दिया। कुछ एरियाज को फ्रांस के साथ जोड़ा तो नहीं, लेकिन वहाँ के राजा इसके सब्सिडरी बन गए, मतलब इसके मर्जी से काम करते थे, इसको टैक्स देते थे। अब कुछ लोग इससे लड़ते रहे, जिससे इंग्लैंड और रशिया उसमें से एक था, जिन्होंने नेपोलियन के आगे हार नहीं माने, टिके रहे। और फाइनली 1815 में इस सब ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया। अब नेपोलियन के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज हमको ध्यान देना है। ये 1804 में राजा तो बन गया, लेकिन इसका एम्बिशन था कि पूरे यूरोप को अपने कंट्रोल में लेके आना। और सिर्फ 11 साल का टाइम इसको मिला। अब 11 साल में अच्छे खासे एरिया को ये अपने कंट्रोल में लेके आ गया। तो इसका जो पूरा जो सिस्टम है, जितने समय ये राजा बना था, रीन जिसको बोलते हैं REIGN, उसका शासनकाल, उसके शासनकाल में मोस्टली वो फील्ड पे ही रहा, मोस्टली लड़ाई पे रहा। और जब लड़ता रहा तो देश कैसे चलाएगा? देश चलाने के लिए उसने, मोनार्की तो थी, राजा तो था, लेकिन एक सिस्टम बना दिया। उस सिस्टम में इलेक्शंस होते थे, एक काउंसिल थी, काउंसिल ऑफकोर्स राजा का पूरा कंट्रोल था काउंसिल के ऊपर। इलेक्शन में कुछ काउंसिल बनती थी, बड़े बड़े इलेक्ट मतलब अपॉइंटेड ऑफिसर जिनको सैलरी पे अपॉइंट किया जाता था, उनको उन्होंने काम दे दिया। एक तरीके से हम उसको बोलेंगे, उसने कंट्री को ऑटो पायलट, अपने फ्रांस को ऑटो पायलट पे डाल दिया। और उस ऑटो पायलट में पूरा एक मैकेनिज्म क्रिएट कर दिया कि अगर वो बाहर भी रहे, लड़ाई भी करता रहे, तो फ्रांस नॉर्मली चलता रहे। और ये ऑटो पायलट पे डालने के लिए हमने सेकंड पीरियड में देखा, उसने बनाया था, क्या बनाया था याद है किसी को? नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड याद होगा, 1804 में उसने नेपोलियनिक कोड बनाया था। और यही नेपोलियनिक कोड इसका ऑटो पायलट था जो कि फ्रांस को चला रहा था। लेकिन जो भी है उसके डिटेल में, वो 11 साल के डिटेल में आज के पीरियड में हमको नहीं जाना है। लेकिन ये पक्का है कि भले ही नेपोलियन ने मोनार्की लेके आ गया, वापस राजा बन गया, डेमोक्रेसी को हटा दिया, लेकिन उसकी मोनार्की पुरानी मोनार्की के जैसी नहीं थी, अपग्रेडेड थी, लेटेस्ट वर्जन था, जो कि ऑटो पायलट पे काम करता था। तो काफी इम्प्रोवाइजेशन किया उसने किंगडम में। उसने सिस्टम को इतना इफेक्टिव बनाया कि अब फ्रांस को चलाने के लिए नेपोलियन का कैपिटल में, पेरिस में प्रेजेंट होना जरूरी नहीं था। काफी इम्प्रोवाइजेशन किया उसने। एक जैसे कि हम आज हम बोलते हैं ना, आज हमारे घर में
मसाला पीसते थे, हम मिक्सर में मसाला पीस देते, आज हमको मैन्युअली और पत्थर के ऊपर मसाला नहीं पीसना पड़ता। आज हमारे घर में राइस कुकर आ गए, मतलब राइस कुकर में चावल डाल दो, नमक डाल दो, पानी डाल दो, अपने आप चावल पक जाएंगे। उसके बाद जैसे चावल पक जाएंगे वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, स्पिल नहीं होगा, टी मेकर ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। तो हमारी लाइफ काफी आसान होगी टेक्नोलॉजी की मदद से। तो इसने टेक्नोलॉजी तो इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन इंस्टीट्यूशंस ऐसे बनाए थे जो कि पूरे फ्रांस को ऑटोमेटिकली चलाते थे। लेकिन जो भी हो, 1815 में नेपोलियन हार गया। और नेपोलियन को हराने के बाद जिन लोगों ने नेपोलियन को हराया, जिन देशों ने, ये 4 मैंने यहाँ पे नाम लिख रखे हैं उनके, ये सब लोग और जो बाकी जो राजा थे वो भी चाहते थे वापस पुराना सिस्टम आ जाए। कोई राजा अपनी पावर छोड़ना नहीं चाहता। और अगर जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट आ गया था, लिबरलिज्म की पूरी सेंटिमेंट पूरे यूरोप की जनता में आ गई थी, अगर वो डेवलप हो जाए, अगर उसके हिसाब से देश में गवर्नमेंट्स बनने लगे, तो सारे राजा बेरोजगार हो जाएंगे, एक इलेक्टेड सिस्टम आएगा, डेमोक्रेटिक सिस्टम आएगा, लोग अपने मर्जी से अपने रूलर्स को चुनेंगे, उनको टाइम टू टाइम रिप्लेस करते रहेंगे, मोनार्की खत्म, राजाओं की पावर खत्म, राजाओं का रुतबा दबदबा सब खत्म। अब कोई राजा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वापस जो राजाओं ने नेपोलियन को हराए, वो चाहते थे पुराना सिस्टम लेके आए, लेकिन पुराना सिस्टम एग्जैक्टली जैसे पहले था वैसा नहीं। नेपोलियन ने साबित कर दिया था कि मोनार्की एग्जिस्ट कर सकती है। जब तक नेपोलियन फ्रांस में था, टू बी फ्रैंक, मोस्टली वो पॉपुलर था, फ्रांस की प्रजा उसको पसंद करती थी अपने राजा को। तो नेपोलियन ने ऐसा क्या किया था कि वो शक्तिशाली भी बन गया था, इतना शक्तिशाली कि वो हारा नहीं। और जब हारा तो इतने सारे लोगों को हराना पड़ा, उसे एक साथ आना पड़ा उसे हराने के लिए। और जब तक वो फ्रांस में था वो पॉपुलर भी था। तो कुछ तो किया होगा नेपोलियन ने, अपने जनता के नज़र में रिस्पेक्ट मिली, विदेशी धरती पे उसको हराना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। तो जो चेंजेस नेपोलियन ने लाया था, जिसने नेपोलियन को पॉपुलर भी बनाया, जिन चेंजेस ने, और पावरफुल भी बनाए, तो जो नए राजा सोचने लगे हम भी नेपोलियन का सिस्टम कॉपी करते हैं। तो ऐसा क्या सिस्टम नेपोलियन ने बनाया था, वो हम अगले इसमें देखेंगे नेपोलियन ने क्या सिस्टम बनाया था। अभी देखते हैं। अब नए राजा को लगा था कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, पुराना सिस्टम, पुराने इंस्टीट्यूशंस थे, उनको प्रिजर्व करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए उन सिस्टम को। कौन से? स्टेट में क्या आता था? मोनार्की और चर्च। ओल्ड रिजीम में जैसे थे, राजा के पास अल्टीमेट पावर और चर्च रिस्पेक्टेबल, ये वैसे ही बनाना है। और सोसाइटी पहले जैसी ही हो, क्लर्जी, नोबिलिटी, कॉमनर्स जैसी। प्रॉपर्टी, राजा महाराजा की जो प्रॉपर्टी थी वो प्रिजर्व की जाए, कभी भी उनको खतरा ना हो, जनता उसकी प्रॉपर्टी छीन न ले, जैसे फ्रांस में किया गया था, अटैक किए थे जब नोबिलिटी के ऊपर। और फैमिली का सिस्टम भी वैसे ही जैसे पुराना था, हमको रेगुलर सप्लाई ऑफ लेबर मिलता रहे, फ्री में सिस्टम होता रहे। इसी तरह पुराने सिस्टम को कंटिन्यू करना है, लेकिन उसमें कुछ अपडेट्स भी करने हैं। क्या अपडेट्स करने हैं? हमको मोनार्की तो लाना है, कंजर्वेटिज्म तो लाना है, क्योंकि कंजर्वेटिज्म रहेगा तो हम, मतलब राजा लोग, हमारा सिस्टम बना रहेगा, हमारी सोसाइटी बना रहेगी, हमारे लिए अच्छा है। लेकिन हमारे कंजर्वेटिज्म में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले था, कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ कमजोरियां थी, और वो कमजोरियां हटानी है, और उसके बदले नई चीजें लानी। नई कौन सी चीजें लानी? जो नेपोलियन ने किया था, जो अच्छा काम नेपोलियन ने किया था वो हम भी करेंगे। तो न्यू कंजर्वेटिज्म के मेन एस्पेक्ट क्या थे? नो रिटर्न टू सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी यूरोप। एग्जैक्टली रिवोल्यूशन के पहले जो सिस्टम था वो नहीं लाना है, अपग्रेडेड वर्जन लाना है, ओल्ड वर्जन, आउटडेटेड वर्जन नहीं लाना है। तो नो गो बैक टू द ओल्ड सिस्टम, प्लस चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन could strengthen the traditional institution like monarchy। नेपोलियन ने जो सिस्टम लाया था जब वो राजा था, उसने वो सिस्टम लाया था जो हमारे कंजर्वेटिज्म को और मजबूत कर सकते हैं, हमारे मोनार्की को, राजाओं को और मजबूत कर सकते हैं। इससे खतरा कम हो जाएगा लिबरलिज्म का, खतरा कम हो जाएगा डेमोक्रेसी का। तो नेपोलियन के चेंजेस, नेपोलियन हमारा दुश्मन था, मानते हैं हमारा दुश्मन था, लेकिन हमारे दुश्मन ने कुछ सिस्टम जो बनाए थे ना, वो सिस्टम अच्छे थे। तो हम हमारे दुश्मन को तो खत्म कर चुके हैं, उसका सिस्टम अच्छा है, उसको अडॉप्ट कर लेंगे, बिकॉज वो एडवांस्ड है, मॉडर्न है। अडॉप्शन ऑफ नेपोलियनिक मेजर्स। क्या मेजर्स लिए नेपोलियन ने? हमने देखे थे लास्ट इसमें, उसने ज़ोल्वेरिन बनाने में हेल्प किया था, एक कॉमन कॉन्फेडरेशन बनाया था, बिजनेस आसान कर दिया था, बहुत सारी करेंसीज हटा दिए थे, कस्टम ड्यूटीज हटा दी थी, इससे बिजनेस में ग्रोथ हुई। तो ये चीज़, ये सारी चीज़ें इनको भी करनी थी। नेपोलियन की अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए ये लोग रेडी थे, और उनका मानना था नेपोलियन की चीज़ों को अडॉप्ट करके
हम हमारे सिस्टम को और पावरफुल कर सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं। और हमारे सिस्टम को मजबूत कैसे करेंगे, कौन से तरीके सिस्टम को मजबूत करने के, ये 4 तरीके, एक एक करके देखते हैं इसको। सबसे पहला, आर्मी मॉडर्न हो। नेपोलियन ने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया था और डिसिप्लिन किया था। नेपोलियन के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स जो ब्लू यूनिफॉर्म पहनते थे, वो हाँ वो बहुत ही मजबूत और ताकतवर थे। वो उनकी ट्रेनिंग नेपोलियन बड़ी जबरदस्त तरीके से करता था। मॉडर्न हथियार बनाता था। हथियारों के मामले में नेपोलियन ने अपना खुद का रिसर्च सेंटर बना के रखा था। नए नए हथियारों को बनाता था, अपने हथियारों को अपग्रेड करता रहता था। तो पुराने धनुष्य बाण, तलवार साइड में रखो, बंदूकें इस्तेमाल करना, तोप इस्तेमाल करना चालू कर दिया था नेपोलियन ने। उस समय के हिसाब से ये उनके मॉडर्न हथियार थे। तो कैनन, गन्स इस्तेमाल करते थे नेपोलियन के लोग। तो आर्मी को हम भी मॉडर्न करेंगे। इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी मतलब पहले नेपोलियन के पहले क्या था, राजा अपने रिलेटिव्स को अपॉइंट कर देते थे अलग अलग एरियाज में अपने देश के, और उनको फुल पावर दे देते थे, और उस पावर के बदले में उनको टैक्स देना पड़ता था राजा को। ये पुराना सिस्टम था, लेकिन नेपोलियन ने ये सिस्टम बंद कर दिया। इसके बदले क्या सिस्टम, उसने अलग अलग एरियाज बनाए और वहां पे लोगों को अपॉइंट कर दिया, और उनको सैलरी मिलती काम करने के लिए, और गलत काम करने में पनिशमेंट भी मिलती थी। अगर आप रिटायर्ड हो जाओ तो आपके बदले आपका बेटा नहीं आएगा, आपके बदले दूसरा इफिशिएंट पर्सन आएगा। हाँ, अगर आपका बेटा इफिशिएंट है तो चलेगा, और काम के बदले सैलरी मिलेगी, शेयर नहीं मिलेगा, रेवेन्यू कलेक्शन में आपको परसेंटेज नहीं मिलेगी, सैलरी मिलेगी, उतनी सैलरी लो, पूरा पैसा सरकार करेगा। तो ये इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी नेपोलियन लाया था। इन्होंने भी उस नई ब्यूरोक्रेसी को एक्सेप्ट कर लिए। डायनामिक इकोनॉमी। राजाओं के लिए पैसा कमाना जरूरी है, और राजा के लिए पैसे कमाने का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है टैक्स। अगर राजा को ज्यादा टैक्स चाहिए तो जनता को कमाने दो। जनता कमाएंगी तो उनकी लाइफ कंफर्टेबल बनेगी, लग्जरियस बनेगी। जनता की लाइफ आसान रहेंगी, जनता राजा से खुश रहेंगी, पहला पॉइंट। और ज्यादा कमाएंगी, खुश रहेंगी, तो कमाएगी तो टैक्स भी देगी, राजा को भी टैक्स मिलेगा, राजा को पैसा मिलेगा, जिससे वो आर्मी का मॉडर्नाइजेशन कर सकता है। और जनता खुश रहेंगी तो वो अलग कमाने दो लोगों को पैसा। लोगों के पैसे कमाने से राजा को कभी जेलसी नहीं होनी चाहिए, तो जितना लोग कमाएंगे उतना राजा कमाएगा। ये बेसिक प्रिंसिपल डायनामिक इकोनॉमी के बारे में पहली बार राजाओं ने सोचना शुरू किया। नेपोलियन ने सोचा था इकोनॉमी के बारे में। और एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्वडम। फ्यूडल मतलब एक बहुत बड़े एरिया का मालक, जिसको राजा ने मालक बना दिया, और बाकी लैंडलेस फार्मर्स उसके लैंड पे काम करते थे, काइंड ऑफ जमींदारी जैसा सिस्टम। ये भी हटा दिया गया। अब ऐसा नहीं, किसानों को, छोटे किसानों को उनकी खुद की जमीन दे दो, तो खुद की जमीन पे काम करेंगे और डायरेक्ट राजा को टैक्स देंगे। ये फ्यूडल के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, वो डायरेक्ट राजा के अंडर रहेंगे। ये सिस्टम भी हटा दिया गया। इससे लोग और ज्यादा खुश हुए, बिकॉज लोगों को तो मुफ्त में जमीन मिल गई। अब वो अपने जमीन के मालक बन गए, जबकि पुराने सिस्टम में वो लैंडलेस सर्फ थे, अब वो सर्फ अपनी लैंड ओनर्स बन गए, और लोग खुश, राजा को टैक्स। ये सिस्टम नेपोलियन ने लाया था। और नेपोलियन के बाद जो नई मोनार्की आई, उसने भी यही नेपोलियन के मेजर्स को अडॉप्ट किया। समझ में आया सिस्टम? शैल आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? अब नेपोलियन जब हार गया, हराने के बाद कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो नेपोलियन को किसने हराया? मैंने पहले बता दिया था कौन कौन से। इंग्लैंड, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया। इन्होंने नेपोलियन को डिफीट किए। कौन से साल? 1815 में। किस बैटल में? फेमस बैटल ऑफ वाटरलू, वो जगह का नाम है जहाँ पे बैटल हुई। और ये कहाँ मिले? हराने के बाद इन्होंने अपनी मुलाकात की है ऑस्ट्रियन किंगडम में, एक वियना, आज भी वो शहर है ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। यहाँ पे ये लोग मिले। कौन मिले? इसको हराने वाले। ये जिस इमेज के ऊपर मत जाओ, ये है ड्यूक ऑफ मैटरनिच, ऑस्ट्रियन चांसलर, मतलब ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री, समझ लो उसको। ड्यूक मैटरनिच, प्रशिया, ब्रिटेन और रशिया, इन लोगों ने मिलकर एक मीटिंग की। नेपोलियन तो हार चुका था। मीटिंग कहाँ पे की? ये यहाँ पे वियना है, इस एरिया में कहीं तो भी वियना है, जो कि उस समय भी ऑस्ट्रियन एम्पायर में आता था, और आज भी ऑस्ट्रिया कंट्री में है वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल। यहाँ पे मिले ये लोग। और का मेन पर्पस क्या था? नेपोलियन को हराने के बाद जो कुछ ज्योग्राफिकल चेंजेस नेपोलियन ने लाया था, ज्योग्राफिकल चेंजेस, सिस्टम नहीं, सिस्टम तो बहुत अच्छा था नेपोलियन का, ज्योग्राफिकल जो चेंजेस लाया था, जो उसने बाउंड्रीज चेंज की थी, तो सारे बाउंड्रीज को वापस पहले जैसे कर लेना। कुछ मतलब
ऑस्ट्रिया का कुछ चीज नेपोलियन छीन चुका था, रशिया का कुछ एरिया छीन चुका था, पर्शिया का तो अच्छा खासा एरिया छीन चुका था, ब्रिटेन का तो कभी नहीं छीन पाया था। लेकिन अगर यहाँ सब जगह नेपोलियन जीत जाता तो उसका अगला टारगेट ब्रिटेन ही था। ब्रिटेन पे नेपोलियन ने हमला किया था लेकिन नहीं कुछ जीत पाया था, और ब्रिटेन भी समझ गया था जैसे ही नेपोलियन, पहली फुर्सत नेपोलियन को मिलेगी वो अगला टारगेट ब्रिटेन पे करेगा, तो ब्रिटेन भी इनके साथ आ गया था। तो जो जो चीजें नेपोलियन ने इनसे जीता था वो सब इनको वापस चाहिए थी। तो इन्होंने क्या किए, ट्रीटी ऑफ वियना, ये है, दिस इज नोन एज वियना, वियना कांग्रेस, वियना कांग्रेस, एक कांग्रेस पार्टी नहीं है, ग्रुप है वियना कांग्रेस। और वियना कांग्रेस में जो एग्रीमेंट हुआ उसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वियना। अब ट्रीटी ऑफ वियना में क्या था देखेंगे, हम अगले स्लाइड में देखेंगे ट्रीटी ऑफ वियना में क्या था। डिटेल क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ट्रीटी ऑफ वियना का, सबसे इंपॉर्टेंट मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो कुछ नेपोलियन ने किया, जोग्राफिकल चेंजेस नेपोलियन ने लाए, नेपोलियन के सारे चेंजेस को, जोग्राफिकल चेंजेस को अंडू करना है, वापस खत्म करना है, पुराने जैसा, जोग्राफिकली पुराने जैसा करना है। सिस्टम तो नेपोलियन का यूज करेंगे, बड़ा अच्छा था। चलो कुछ मेन 6 मेन पॉइंट्स थे ट्रीटी ऑफ वियना के, एक एक करके हम उन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के पहले द लास्ट किंग लुई द 16, लुई 16 ये जो राजा था फ्रांस का, इसको हटा दिया गया था, एंड दैट किंग बिलोंग टू बर्बन डायनेस्टी। लेकिन उनके वंशज अभी भी बाकी थे, तो उनके वापस बर्बन डायनेस्टी को फ्रांस में लाया गया और किंग इस्टेब्लिश कर दिया, मोनार्की वापस फ्रांस में मोनार्की इस्टेब्लिश कर दी गई। ये याद रखना, 1815 में वापस फ्रांस में मोनार्की आ गई। अब मोनार्की किस फैमिली के पास गई, बोर्बन फैमिली के पास गई। ये वियना कांग्रेस ने वापस सिस्टम, एक 1789 के पहले वाला सिस्टम वापस आ गया फ्रांस में। बाद में और इसमें चेंजेस आए, हम आगे चल के देखेंगे। पहली बात याद रखो, बोर्बन डायनेस्टी रिस्टोर्ड इन फ्रांस। सेकंड, टेरिटरीज वन ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर। नेपोलियनिक वॉर कब से कब तक माने जाते हैं, वो माने जाते हैं 1804 टिल 1815, ये नेपोलियनिक वॉर माने जाता है। पूरा नेपोलियन बिजी था वॉर में, तो उस वॉर में जितना भी एरिया फ्रांस ने जीता था उस सब एरिया फ्रांस से वापस ले लिया गया, और जिन जिन से जीता गया था उनको वापस लौटा दिया गया। ऐसा नहीं है जिन जिन से लिया गया था उन सबको वापस नहीं लौटाया गया, जिन्होंने नेपोलियन को हराया था उन 4 लोगों में बांट दिया गया। आई वॉन्ट टू करेक्ट माई सेल्फ, जो जो एरिया नेपोलियन ने जीता था उनको नहीं लौटा गया, जिनको नेपोलियन ने हराया था, जिन 4 पावर्स ने, उन 4 पावर्स ने ज्यादातर एरिया आपस में बंदरबाट कर ली। पॉइंट 3, कुछ नए देश बनाए गए, जैसे कि नीदरलैंड, फ्रांस के, इमेजिन कर लो ये फ्रांस है, तो फ्रांस के यहाँ पे एक नया देश बनाया गया, नीदरलैंड, ब्रिसल, बेल्जियम, और नीचे बनाया गया जिनो। देखेंगे अगले स्लाइड में डिटेल देखेंगे उसकी। जीतने वाले देशों ने कुछ जमीन अपने कब्जे में ले ली। किसने कौन सी जमीन ली, अभी रफली यहाँ देख लो, अगले स्लाइड में मैं तुमको मैप में बताने वाला हूँ। प्रशिया, प्रशिया के वेस्ट की जो रीजन है, सपोज ये प्रशिया है, ये फ्रांस है, ये प्रशिया है, ये आसपास का जो जर्मन स्पीकिंग एरिया है ये प्रशिया को दे दिया गया। प्रशिया के वेस्ट का पार्ट प्रशिया को दे दिया गया। ऑस्ट्रिया को, इटली का नॉर्थ, ये इटली है, सपोज ये इटली है, ये ऑस्ट्रिया है, तो ये इतना पार्ट इटली का नॉर्दर्न पार्ट ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। ये यहाँ पे रशिया था, ये पोलैंड का कुछ पार्ट रशिया को दे दिया गया, मैप में भी देखेंगे डोंट वरी। और सैक्सनी जर्मनी का एक पार्ट है, आज प्रेजेंटली वो जर्मनी में आता है, सैक्सनी भी रशिया को दे दिया गया, मैप में अगले स्लाइड में देखेंगे डोंट वरी। सिर्फ ये इतना याद रखो, टेरिटरीज वर गिवन टू द विनिंग नेशंस। किसको क्या टेरिटरी मिली वो मैप पे ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। नए स्टेट बना दिए गए। जर्मन कॉन्फेडरेशन जो नेपोलियन ने बनाया था ना, जर्मन कॉन्फेडरेशन 39 स्टेट का, बाद में आगे चल के यहाँ पे जोल्वेरिन भी बना, उसको इंटैक्ट रख दिया गया, उसको कुछ भी टच नहीं किया गया। हालांकि इसका कंट्रोल प्रशिया के पास था,
लेकिन इसको फ्री रखा गया बिकॉज इसका इकोनॉमिक आउटपुट जबरदस्त था, रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे थे इकोनॉमिकली इसके, तो इसको छेड़छाड़ नहीं की गई। इसमें जो फ्रीडम थी, कस्टम यूनियन था, वो नॉर्मली वैसे ही चलता रहा, बिजनेस क्योंकि प्रॉफिट हो रहा था उससे। एंड फाइनली उसका मेन इंटेंशन, ऑब्जेक्टिव तो हमने देख लिए, हम इसको सेकंड ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 2, मेन इंटेंशन टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट वर ओवरथ्रोन इन नेपोलियन। नेपोलियन ने जो मोनार्कीज उखाड़ के फेंकी थी, उनका वापस अपनी अपनी जगह रिस्पेक्टफुली लाना था। अब पूरे यूरोप में जो हवा बहने लगी थी ना लिबरलिज्म की, डेमोक्रेसी की, पीपल्स पावर, पीपल्स राइट, उन सबको हटाना है, वापस मोनार्की लाना है, लेकिन अपग्रेडेड मोनार्की लाना है, न्यू कंजर्वेटिज्म लाना है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्लाइड। अब हम यहाँ पे जो जो हम ये देखे ना, यहाँ पे सिर्फ इतने ही पार्ट के लिए एक और स्लाइड मैंने ऐड कर दिया, ये वाला लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ पॉइंट था जो हमारा उसमें, नीदरलैंड सेटअप इन नॉर्थ, ये फ्रांस है, यहाँ पे नीदरलैंड नाम का देश बना दिया गया। बाद में इसमें से बेल्जियम और अलग निकला, वो अगली स्टोरी फिर कभी देखेंगे। नीदरलैंड बना दिया गया उसके नॉर्थ में। साउथ में ये जो किंगडम है, सार्डिनिया का किंगडम, तो उसको जिनो दे दिया गया। और इस तरीके से फ्रांस को ब्लॉक कर दिया गया नॉर्थ से और साउथ से। उसके बाद नेक्स्ट, ये ऑलरेडी बता चुका, पिडमॉन सदर्न पार्ट में इसको सार्डिनिया को जिनो दे दिया गया। प्रशिया टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स एंड पोर्शन ऑफ सैक्सनी, दो पार्ट। ये है प्रशियन एम्पायर, कुछ इस तरह था प्रशियन एम्पायर। ये वेस्टर्न पार्ट प्रशिया को दे दिया गया, और ये है सैक्सनी का पार्ट, ये दोनों पार्ट प्रशिया को दे दिए गए। ऑस्ट्रिया गॉट द कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, ये इटली, वैसे इटली नहीं था, ये बहुत सारे अलग अलग देश है, याद रखो, ये अभी तक इटली नहीं बना। आज वर्ल्ड के इतिहास में, सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ये कंट्री है इटली, लेकिन उस समय ये नहीं था। पेपल स्टेट्स थे, ये है पेपल स्टेट, नेपल्स और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, वेनेशिया, ये अलग अलग पार्ट थे इसके। तो ये वाला पार्ट है, ये ऑस्ट्रियन एम्पायर, इतना बड़ा ऑस्ट्रियन एम्पायर, और ऑस्ट्रियन एम्पायर को ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ मैं, ताकि तुम्हें देखने में आसानी हो। ये वाला पार्ट ऑस्ट्रिया के पास नहीं था, बाद में ये भी ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। इस तरह इन लोगों ने आपस में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की। अब ये बचा जर्मन कॉन्फेडरेशन, ये वैसे मोस्टली रशिया के राजा के कंट्रोल में आया करता था। ये पोलैंड, ये रशिया का पार्ट नहीं था, ये पार्ट रशिया को दे दिया गया। एरियाज, आई होप ये सारे एरियाज तुम्हें समझ में आ गए। ये ऑलमोस्ट हमारी लास्ट की स्लाइड होनी चाहिए, इसकी आधा घंटा हुआ है। अब जो नए मोनार्कीज आए थे, नेपोलियन को तो हरा दिया, खत्म। जो जमीन की बंदरबाट करनी थी वो भी कर ली। अब जो नए राजा आए, शांति से अपना किंगडम चलाने लगे। लेकिन अब जो ये लोग किंगडम चला रहे ना, उसमें कुछ नई चीजें थी, जैसे कि अब जो नए किंगडम थे, दे वेर ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मतलब अनकंट्रोल्ड, एक राजा बस अपने मर्जी से चलाएगा, किसी की कुछ भी नहीं सुनेगा, और उसके अगेंस्ट तो कुछ भी नहीं सुनेगा। तो जो नए मोनार्की है, न्यू कंजर्वेटिज्म आया, जो नए राजा है, वो ऑटोक्रेटिक थे। दूसरा फीचर, ये लोग अपने अगेंस्ट कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। डिसेंट, डिसेंट मीन्स डिसएग्रीमेंट। आप अगर उन राजाओं से या उनकी पॉलिसी से डिसएग्री करते हो, मतलब आप राजा के दुश्मन हो, सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। और अगर राजा की खुल के बुराई करते हो, देखो क्रिटिसिज्म और डिसेंट में थोड़ा डिफरेंस है। मतलब मैं किसी से बुराई कर रहा हूँ, आप सही नहीं हो, आपको ये काम करना नहीं आता, आपके डिसीजन मेकिंग गलत रहते हैं, अगर मैं ऐसा किसी को बोल रहा हूँ ना, तो मैं उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मतलब मैं उसके सीधे अगेंस्ट में जा रहा हूँ। डिसेंट मतलब मैं बस उनसे ओपिनियन मेरा मैच नहीं करता। आपको लगता है देश के ग्रोथ के लिए इंडस्ट्री को फोकस करना चाहिए, मुझे लगता है इंडस्ट्री से ज़्यादा हमें एग्रीकल्चर पे फोकस करना चाहिए। अगर ये इस तरीके से कोई लोग बात कर रहे हैं ना, वो आपस में एक दूसरे से डिसेंट कर रहे हैं, और डिसेंट हमेशा अच्छा होता है। क्रिटिसिज्म कभी कभी अच्छा होता है, कभी कभी बुरा भी हो सकता है। तो वो लोग ना क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करते थे, ना डिसेंट एक्सेप्ट करते थे। डिसएग्रीमेंट, डिसेंट का मतलब। सॉट टू कर्ब क्वेश्चनिंग वॉइसेस। और अगर उन राजाओं से नए सिस्टम में
अगर कुछ सवाल पूछा जाएगा वो तो बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सवाल पूछने की वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी ना। और लास्ट, सेंसरशिप, पावर इन द हैंड्स ऑफ द किंग, पूरी मीडिया कंट्रोल में। कुछ भी नहीं छपना चाहिए राजा के अगेंस्ट, हमारे अगेंस्ट कुछ नहीं छपेगा। हमारे बारे में अगर कुछ छपेगा तो सिर्फ हमारी तारीफ होगी, और अगर हमारी क्रिटिसिज्म या बुराई कुछ छपी हमारे अगेंस्ट, सजा भुगतने के तैयार हो जाओ न्यूज़पेपर्स और उनके एडिटर्स और उनके रिपोर्टर्स। मतलब ये सारी नेगेटिव चीजें न्यू कंजर्वेटिज्म के बारे में। मतलब न्यू कंजर्वेटिज्म आया था वो स्ट्रिक्ट था बहुत। सेम चीज, मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग फ्रेंच आइडियल्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, इसको दबा दिया गया। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, ये फ्रेंच आइडियल्स थे और इनको पूरी तरह दबा दिया गया, क्योंकि अगर इनको आज़ादी मिलेगी लोगों को सोचने की तो फिर से रिवोल्यूशन हो जाएगी। तो लोगों को सोचने का समय मत दो, लेकिन थोड़ा अपग्रेड, खुद को अपग्रेड कर लो, आर्मी को अपग्रेड कर लो, लोगों को थोड़ी थोड़ी जमीन दे दो, कमाने दो लोगों को पैसा, थोड़ा बिजनेस करने दो, कमाएंगे खाएंगे और हमको टैक्स भी देंगे और खुश भी रहेंगे। तो फिर क्या हुआ, राजाओं ने पूरी तरह कंट्रोल कर लिया सिस्टम को, लेकिन क्या वो आज़ादी की आवाज़ को दबा पाए थे? क्या वो कॉल फॉर लिबरलिज्म, डिजायर फॉर लिबरलिज्म, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, क्या इनको पूरी तरह दबा पाए थे? शायद नहीं। फ्रीडम ऑफ प्रेस कंटिन्यूड टू इंस्पायर लिबरल नेशनलिस्ट टू क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर। जो भी लोग लड़ते रहे, ये इमेज इसका यूरोप से कोई लेना देना नहीं है। ये इमेज है चे गवारा की। ये क्यूबा के रिवोल्यूशनरी थे जिन्होंने क्यूबा के रिवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किए। जैसे क्यूबा आज़ाद हो गया, ये नए काइंड ऑफ कम्युनिस्ट, ये कम्युनिस्ट है, ये इनको सिंबल माना जाता है रिवोल्यूशन का। तो इसलिए मैंने इनकी इमेज यहाँ ले ली है, अदरवाइज इनका यूरोप से कोई लेना देना नहीं है। और उस समय से तो बिल्कुल नहीं, ये 20th सेंचुरी के कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरी थे। हाँ, चलो। लेकिन ये आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लिबरलिस्ट, ये तो हार गए, कंजर्वेटिज्म जीत गया, लोगों ने अपनी मोनार्की बना ली। लेकिन आज़ाद देश मांगने वाले, नेशनलिज्म मांगने वाले, जनता की सरकार मानने वाले हारे नहीं, ये कमज़ोर पड़ गए और अंडरग्राउंड रह के चुपके से अपनी लड़ाई लड़ते रहे। और इसी लड़ाई में से आगे चल के रिवोल्यूशनरीज आ गई। जैसे कि इंडिया में अंग्रेजों ने पूरा हमको हरा दिए थे, हमारे सारे राजाओं को हरा दिए थे, अपनी सत्ता लेके आ गए थे, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोग अंडरग्राउंड होकर लड़ते रहे और उन्होंने भी आज़ादी में कंट्रीब्यूट किया। तो ये उनके तरह के लोग थे जो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तो अब आता है रिवोल्यूशनरी अगला सेक्शन, जो कि हम अभी देखते हैं। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस स्लाइड? I will come to this slide now. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिवोल्यूशनरीज। मैं बता दूं, अभी हमने न्यू कंजर्वेटिज्म खत्म कर दिया यहाँ पे। अब हम देखने वाले ये न्यू रिवोल्यूशनरीज, इतना पार्ट हमको अभी देखना है। How much time is left? 8:35. We have 25 minutes and that is enough for this. 5-10 मिनट पहले ही खत्म हो जाएगा। ये दो बड़े फेमस लोग हैं, ये है जोसेफ मैज़नी और ये है जोसेफ गैरिबाल्डी। दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले, इनके बारे में तो अभी पढ़ लेंगे। मैज़नी के बारे में हम अभी पढ़ लेंगे, गैरिबाल्डी के बारे में जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ेंगे ना, तब इनके बारे में पढ़ेंगे। और ये दोनों के बारे में ये चीज़ है कि दोनों रिवोल्यूशनरी है। जैसे भारत में भगत सिंह थे ना हमारे पास, तो वैसे इटली में ये दो लोग थे। यहाँ इनको आप इटली के सुभाष चंद्र बोस समझ लो, जो कि लड़ाई में विश्वास तो रखते थे, हिंसा में बिलीव तो करते थे, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल था, दिमाग बहुत था इनके पास। जैसे कि हमारे सुभाष चंद्र बोस एक स्कॉलर थे वो, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हिंसा से उनको प्रॉब्लम नहीं थी। गांधी जी को हिंसा से प्रॉब्लम थी, इनको हिंसा से प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये बेसिकली एक जीनियस थे, एक ब्रेन वर्क थे। और ये ब्रेन वर्क इनके पास कम था, मसल पावर इनके पास ज़्यादा था। ये बिलीव करते थे वायलेंस में, और उन्होंने वायलेंस का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। वायलेंस का अच्छा इस्तेमाल थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लग सकता है, लेकिन इटली को आज़ादी दिलाने में बड़ा रोल प्ले किया। तो ये दोनों क्रांतिकारी थे, रिवोल्यूशनरीज थे इटली के। क्या देखेंगे, इनकी जरूरत क्यों
पड़ी। इनकी रिवोल्यूशनरी की ज़रूरत इसलिए पड़ी बिकॉज नेपोलियन के बाद ये लोग चाहते थे, नेपोलियन के भी अगेंस्ट थे, ये चाहते थे एक आज़ाद देश बने, जनता के हाथ में पावर आए, इलेक्शंस हुआ करे, लोगों को वोटिंग पावर मिले, वोटिंग से गवर्नमेंट बने और इस तरीके से सिस्टम चले, ये ऐसा चाहते थे। लेकिन नेपोलियन के आने के बाद कंजर्वेटिव ने कब्जा कर लिया पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पे, वापस मोनार्की स्टैब्लिश कर ली और ये उस मोनार्की को अपोज करते थे। ये नेपोलियन को भी अपोज करते थे और अब जो नई मोनार्की आई वो तो नेपोलियन से भी ज़्यादा बुरी थी, तो इनको लड़ना था और ये लड़े मोनार्की की अगेंस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज बनाने के लिए। इसीलिए इन्हें कहा जाता है रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी। और इनको छुप के लड़ना पड़ा बिकॉज ये लोग कमज़ोर थे, मोनार्की से लड़ना उतना आसान नहीं था, तो इन लोगों ने सीक्रेट लड़ाई लड़ी। कैसे लड़ी इन्होंने लड़ाई? फियर ऑफ रिप्रेशन, रिप्रेशन मतलब दबाव, सरकारें इनको दबा के कंट्रोल में कर डालेगी। तो ये लोग अंडरग्राउंड सारे नेशनलिस्ट जो अलग जर्मनी बनाना चाहते थे, अलग इटली बनाना चाहते थे, ये छुप गए। जैसे हमारे भगत सिंह, राजगिरी, सुखदेव, ये गवर्नमेंट से अंडरग्राउंड रह के काम करते थे, पब्लिकली सामने आके काम नहीं करते। महात्मा गांधी, कांग्रेस पब्लिकली काम करती थी बिकॉज वो वायलेंस नहीं करते थे। लेकिन सुखदेव, राजगुरु जैसे हमारे क्रांतिकारी, ये अंग्रेजों से डायरेक्ट लोहा लेते थे, डायरेक्ट उनसे लड़ने को आगे पीछे नहीं दिखते थे, डरते नहीं थे। डरते तो कांग्रेस भी नहीं थी, लेकिन ये लोग वायलेंस से इनको प्रॉब्लम नहीं था, तो अंग्रेजों को इनको मारना आसान था, बहाना था ना अंग्रेजों के पास। तो इसी तरह ये लोग भी वायलेंस करते थे और इनको चुप के रहना पड़ता था। तो इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बना ली, जैसे कि भगत सिंह ने बनाया था ना, क्या नाम था उसका, HRA, हिंदुस्तान रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन, HRA। हाँ, बाद में इसका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन बनाया गया। तो वैसे इन्होंने भी अपनी बहुत सारी संगठनाएं बना दी है और वो संगठनाएं बना के अंग्रेजों से बोला सॉरी मोनार्की से लड़ने लगे। संगठन बना के, ऑर्गेनाइजेशन बना के, सीक्रेट सोसाइटी बना के अपने आइडिया को स्प्रेड करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करवाना, अपनी पावर बढ़ाना और मोनार्कीज के अगेंस्ट एक आर्मी क्रिएट करना, खड़ी करना और उस आर्मी को लेकर लड़ना, ये इनका ऑब्जेक्टिव था। और इन्होंने वही किए, अपनी आर्मी बना के मोनार्की के अगेंस्ट लड़े। अभी मोस्ट ऑफ these revolutionaries also saw the creation of nation state as a necessary part of their struggle। तो सीधा सीधा बोलेंगे कि रिवोल्यूशनरीज का ऑब्जेक्टिव क्या था, लड़ क्यों रहे थे? रिवोल्यूशनरीज लड़ रहे थे सिंपली अपने नेशन स्टेट के लिए। नेशन स्टेट हम हमारे पहले ही क्लास में देख चुके, पूरा कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। ये लोग अपने नेशन स्टेट के लिए लड़ रहे थे। जर्मन रिवोल्यूशनरी को जर्मनी बनाना था, इटालियन रिवोल्यूशनरी को इटली बनाना था। थोड़ा सा हम फोकस करेंगे इनके बारे में। जुसेप मैज़नी, ये बंद करना पड़ेगा, अगर ये देखना है तो पेन बंद करनी पड़ेगी मुझे। सो जुसेप मैज़नी वाज वन सच रिवोल्यूशनरी, ये भी एक क्रांतिकारी थे। इनका जन्म हुआ था जिनो में। अभी अपने लोकेशन देखे ना, फ्रांस के जस्ट नीचे इटालियन स्पीकिंग रीजन, वहां पे 1807 में इनका जन्म हुआ था। ये कॉर्बोनरी के मेंबर बन गए। अभी कॉर्बोनरी क्या है? इट वाज अ ग्रुप ऑफ सीक्रेट सोसाइटी। ये इमेजिन कर लो। ओह शिट, थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो, ये पूरा इटली है। इटली में मोनार्की के अगेंस्ट लड़ने के लिए यहाँ पे एक संगठन बनी, यहाँ पे एक संगठन बनी, यहाँ पे एक संगठन है, 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 और ये संगठन है राजा के अगेंस्ट लड़ रही है। लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव एक ही, नेशन स्टेट। ये इन सबको कलेक्टिवली इन सबको कहा जाएगा कॉर्बोनरी। अरे कॉर्बोनरीज में 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे मैंने 7 बनाया, एक 7 सीक्रेट सोसाइटी, पूरी की पूरी कॉर्बोनरी सीक्रेट थी। तो ऐसे ही एक सीक्रेट सोसाइटी जो कि कॉर्बोनरी का पार्ट थी, उनको इन्होंने ज्वाइन कर लिया। किसने? जुसेप मैज़नी ने। तो ये भी कॉर्बोनरी के सीक्रेट सोसाइटी के एक मेंबर थे। लेकिन बाद में ये पकड़े गए, इनको राजा ने पकड़ लिया और 24 एट द एज ऑफ 24, 24 साल की उम्र में 1931 में इनको लाइगोरिया में, एक इटली का एक पार्ट है लाइगोरिया, वहां पे रिवोल्ट करने की वजह से इनको देश से
निकाल दिया गया, तड़ी पार कर दिया गया, या फिर बोलेंगे वनवास में भेज दिया गया इनको, लेकिन ये वापस आए, वनवास में हमेशा रहे नहीं। और इन्होंने खुद अपने तरफ से भी 2 संगठनाएं बनाई। सबसे पहले इन्होंने कौन सी संगठना बनाई? यंग इटली, जब ये इटली में थे तो इन्होंने यंग इटली नाम की संगठना बनाई। कहाँ पे? मार्सेल्स। तड़ीपार हो गया था ना, इनको इटली से भगा दिया गया था, हटा दिया गया था इनको। फिर इन्होंने फ्रांस में शरण ली थी, और संस्था कौन सी बनाई? यंग इटली। उसके बाद उन्होंने और बड़ी संगठना बनाई, यंग यूरोप इन बर्न, स्विट्जरलैंड में। और ये भी पहले तो ये दूसरी संगठनाओं का मेंबर बने, बाद में खुद ही एक संगठन, अपने 2 संगठनाएं बनाई, और ये काफी पावरफुल थी, काफी स्प्रेड हुआ था, और इनके ये ऑर्गेनाइजेशन ने काफी कुछ अचीव भी किया। सो ही वॉज अ ब्रिलियंट ब्रेन। इनके हाथों में भली ताकत नहीं थी बंदूकें तलवारें उठा के लड़ने की, लेकिन दिमाग बड़ा ही जबरदस्त था। सो मेंबर ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस वेयर लाइक माइंडेड पीपल, समान सोच रखने वाले लोग थे। समान सोच मतलब नेशन स्टेट की डिमांड करने वाले। और कहाँ तक फैल गई? पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन स्टेट तक इनकी संगठन फैल गई है बहुत, इसलिए इनका नाम हिस्ट्री में आया है। इनके पहले भी इनके जैसे काफी लोगों ने बनाई थी संगठनाएं, लेकिन जितना सक्सेस जोसेफ मैज़नी को मिला उतना दूसरों को नहीं मिला। थोड़ी सी और बात जोसेफ मैज़नी की फिलॉसफी, ज्यादा नहीं, 3 पॉइंट्स ही है जोसेफ मैज़नी की फिलॉसफी के। सबसे पहला पॉइंट, गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस एज अ नेचुरल लीडर्स ऑफ मैनकाइंड। मतलब जर्मन के साथ रहे इटालियंस के साथ रहे फ्रेंच के साथ रहे रशियन के साथ रहे, स्पेनिश बोलने वाले लोग स्पेन में रहे। भगवान ने चाहा था कि हर कोई अपनी भाषा बोलने वाले लोगों के साथ रहे। तो नेशन स्टेट बनाना भगवान की इच्छा को पूरी करना है। भगवान ने चाहता कि लोग अपना अपना अलग देश बना के रहे। राजाओं ने अपने स्वार्थ के लिए पूरी खिचड़ी बना के रख दी है। हमको उस सारे मेस को, जो रायता राजाओं ने, मोनार्की ने फैलाया है, उस रायते को साफ करना है, एक अच्छी दुनिया बनानी है, हर कोई अपने अपने फैमिली के लैंग्वेज फैमिली के साथ रहे। भगवान भी यही चाहता है। दूसरा आइडिया, Italy can't be a patchwork of small state and kingdom, but must be forged into one single nation. आज है ना, ये इटली का मैप है, इस तरह आज हमको इटली दिखाई देता है। ये हमारा आज का इटली। लेकिन आज ऐसा है, उस समय ये अलग देश था, ये अलग देश था, ये अलग देश था। ये जितने भी तुमको अलग अलग कलर्स दिखाई दे रहे हैं ना, वो सारे अलग अलग कलर्स, ये रोमन एम्पायर जिसको बोलते थे, उसका कैपिटल, ये किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, ये 2 अलग अलग देश थे। और उसको ऐसा इटली नहीं चाहिए था। यहाँ के लोग इटालियन लैंग्वेज ही बोलते थे। ऑफकोर्स अलग अलग डायलेक्ट होती, डायलेक्ट क्या होती है हम पॉलिटिकल साइंस में देख चुके हैं। इनकी लैंग्वेज एक थी, भले इनकी डायलेक्ट अलग रखती, लेकिन लैंग्वेज एक थी। और जोसेफ मैज़नी चाहते थे ये पूरा एक देश बने, और आज हम देखते हैं कि उनका ड्रीम पूरा हुआ। आज एक इटली एक देश है। थर्ड आइडिया, द यूनिफिकेशन अलोन वुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। और इटली को अगर आज़ादी दिलानी है तो तभी मिल सकती है जब पूरे इटली बोलने वाले को पहले हम एक सिंगल यूनिट बना दे, फिर इन सबको लेकर लड़े, तब एक इटली देश हम बना सकते, अदरवाइज हम नहीं बना सकते। ये इनकी फिलॉसफी थी। तो यहाँ पे हम खत्म कर देते एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 to 1848। ये हम अगले क्लास में देखेंगे। चलो, we do not go yet. Let me come back to this position. First, I'll stop the recording.